जय हिंद, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो बच्चों, प्रीवियस हमने 12th क्लास में अभी तक 3 यूनिट्स कवर कर लिए हैं। फर्स्ट यूनिट थी हमारी विजुअल मर्चेंडाइजिंग की। इसमें हमने टोटली मर्चेंडाइजिंग के बारे में रीड आउट करा कि मर्चेंडाइजिंग किस तरह से इफ़िशिएंट होती है, स्टोर में क्या क्या वर्किंग इस तरह से होती है, ठीक है। और सेकंड हमने पॉइंट ऑफ सेल की एक यूनिट करी थी कि पोज मशीन की क्या वर्किंग होती है, पोज मशीन में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, किस तरह से यूटिलाइज होती हैं, ठीक है। देन स्टोर सुपरवाइज़र वाली हमारी हमने यूनिट करी थी। और आज हम करेंगे एक हमारी रिटेल क्लास 12th की लास्ट यूनिट, यूनिट 5, जो कि है इन्वेंट्री हैंडलिंग। ठीक है, ये बेसिकली इन्वेंट्री पे डिपेंड है कि इन्वेंट्री क्या होती है, क्या रोल होता है इन्वेंट्री का स्टोर में, और इन्वेंट्री किस तरह से हैंडल करी जाती है स्टोर में। इन्वेंट्री बेसिकली बच्चों 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। 2 तरह की हम कह सकते हैं इन्वेंट्री। फर्स्ट है फिक्स्ड इन्वेंट्री एंड सेकंड इज़ वेरिएबल इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एक सिंपल फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो इन्वेंट्री ओवरऑल स्टॉक को इन्वेंट्री कहा जाता है कि हमारे स्टोर में ओवरऑल कितनी गुड्स अवेलेबल है, कितनी मर्चेंडाइज अवेलेबल है, ठीक है। वो सब एक स्टोर की इन्वेंट्री कही जाती है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, इन्वेंट्री 2 तरह की होती है, फिक्स्ड इन्वेंट्री और वेरिएबल इन्वेंट्री। फिक्स्ड इन्वेंट्री बेसिकली वो इन्वेंट्री है जो एक स्टॉक एक स्टोर में बहुत लॉन्ग टाइम तक पड़ा है, ठीक है। जैसे घर में हम बात करें कि घर में जो सोफ़ा सेट या टीवी हो गए, ये बहुत लॉन्ग टाइम तक घर में रहते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स्ड इन्वेंट्रीज हुई। स्टोर वैसे ही स्टोर में जो स्टोर की ऑफिस एंड स्टेशनरी होगी, अगर बैक ऑफिस में स्टाफ वर्किंग कर रहा है तो स्टाफ के बैठने के लिए चेयर, ठीक है, या पोज मशीन होगी, या रैक्स जिनके ऊपर गुड्स को रखा हुआ है, शेल्फ्स होगी, या जो भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जो 10-10 15-15 20-20 साल तक स्टोर में ही है, डैमेज नहीं हो रही, फ़ैन होगी, ट्यूबलाइट होगी, ये सब फिक्स्ड इन्वेंट्री है। और वेरिएबल इन्वेंट्री की बात करें तो वो गुड्स जो इन एंड आउट हो रहे हैं टाइम टू टाइम, जो भी गुड्स सेल हो रहे हैं स्टोर में वो सब वेरिएबल गुड्स हैं, ठीक है। गुड्स रिसीव हुए स्टोर में सेक्शन में लगा दिए सेल होने के लिए, सेक्शन में से कस्टमर ने उठाए, बाय करे और कस्टमर ले गया। देन अगेन वो गुड्स को ऑर्डर करा, वो गुड्स अगेन स्टोर में आए, अगेन कस्टमर ने परचेज़ करा और वो गुड्स चले गई। तो गुड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो सब वेरिएबल है, वेरिएबल हो रहा है, मतलब अप एंड डाउन्स हो रही है उसमें, ठीक है। तो ये 2 तरह की बेसिकली इन्वेंट्री है। तो हमारा 5th यूनिट जो लास्ट यूनिट इन्वेंट्री हैंडलिंग है, इसमें फर्स्ट सेशन जो हमारा आता है वो है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ इन्वेंट्री हैंडलिंग। इन्वेंट्री हैंडलिंग के बेसिक्स को हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जिसमें काफ़ी बेसिक टर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसे SKU होगी, स्टॉक कीपिंग यूनिट, प्रीवियस हमने लर्न करा है। लीफो फीफो हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिटेल के एज अ स्टोर में जब भी आप वर्किंग करोगे। तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है, ठीक है। इन्वेंट्री क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ओवरऑल स्टॉक जो है स्टोर का वो इन्वेंट्री कहा जाता है, ठीक है। स्टॉक को आप गुड्स भी कह सकते हो, मर्चेंडाइज भी कह सकते हो, आर्टिकल्स भी कह सकते हो, कमोडिटीज़ भी कह सकते हो। तो काफ़ी पट नेम है जिन जो स्टॉक्स की जगह यूज़ हो सकती है। देन आप इसमें एक अच्छी सी डायग्राम बना के प्रेजेंट कर सकते हो अच्छे फॉर्म में, दैट इन्वेंट्री आर ऑफ 2 टाइप, fixed inventory, variable inventory. Fixed inventory, those inventory which are kept in a store for very long time, and variable inventory, which are available in the store for very short time and keep in and out, ठीक है। तो इन्वेंट्री की अगर बेसिक डेफिनेशन सी हमें लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे। इन्वेंट्री मीन्स अ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल अवेलेबल इन स्टॉक बाय अ बिजनेस। एक बिजनेस के द्वारा जो भी गुड्स और मटेरियल स्टोर में, ठीक है, शॉप में या किसी फैक्ट्री में कहीं पर भी अवेलेबल हो, ठीक है, स्टॉक के रूम में, वो सब इन्वेंट्री कही जाती है। ओवरऑल इन शॉर्ट, overall quantity of the goods available in the store is called inventory, as simple। तो आप इस तरह से इन्वेंट्री को डिफाइन कर सकते हो।
नेक्स्ट सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बेस होता है इन्वेंट्री है, वो बेस्ड है इन्वेंट्री हैंडलिंग पे, ठीक है। दैट व्हाट इज़ इन्वेंट्री हैंडलिंग, इन्वेंट्री को किस तरह हैंडल किया जाता है। इन्वेंट्री को हैंडल करने के भी वेरियस वेज होते हैं जो हम फर्दर इसके आंसर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वे हैं, किस वेज के थ्रू हम अच्छे तरीके से इन्वेंट्री को हैंडल कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज़ इन्वेंट्री हैंडलिंग। इन्वेंट्री हैंडलिंग क्या है, किस तरह से एफिशिएंट वेज में की जाती है। तो फर्दर स्लाइड में हम इसका आंसर देखते हैं इन्वेंट्री हैंडलिंग किसे कहा जाता है और क्या है। बेसिकली इन्वेंट्री आपको पता लग गया है ना। इन्वेंट्री मीन्स अ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल अवेलेबल इन अ स्टॉक बाय बिजनेस। ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्वेंट्री। द स्कोप ऑफ इन्वेंट्री हैंडलिंग कंसर्न्स फिजिकल इन्वेंट्री, receiving the inventory, identifying the availability, physical space for the inventory, replenishment, identifying the return and defective goods। इसमें वो कह रहा है कि फिजिकल इन्वेंट्री, जो भी स्टॉक मेरे गुड्स स्टोर में पड़ा है उसको हैंडल करना प्रॉपर्ली, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना, गुड्स को रिसीव करना, जब भी वेयर हाउस से गुड्स मेरे स्टोर में आ रहे हैं तो उसको रिसीव करना, उसको आइडेंटिफाई करना, देन उसको पर्टिकुलर स्पेस में असाइन करना, ठीक है। अगर वो गुड्स सेक्शन में लगने वाले हैं सेल होने के लिए तो सेक्शन में लगेंगे, अदरवाइज उन गुड्स को बैक ऑफिस में रख देना, ठीक है। ये सारे प्रोसेस को एक इफेक्टिव हैंडलिंग कहा जाता है क्योंकि अच्छे तरीके से आप हैंडल कर रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक रीज़न फॉर कीपिंग और मेंटेनिंग इन्वेंट्री। बेसिक रीज़न क्या है, इन्वेंट्री को क्यों हम कीप करके रखते हैं या इन्वेंट्री को मेंटेन क्यों करके रखते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या रीड करा था, इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली रिप्लेनिश करना। इन्वेंट्री अगर हमारा स्टोर में सेल्फ में प्रोडक्ट नहीं लगे हुए और इन्वेंट्री रिसीव होगी तो उसको मेन एंट्रेंस से लेके शेल्फ की प्लेस तक लेके जाना, ठीक है। जितने गुड शेल्फ में लग रहे हैं उतने गुड शेल्फ में लगाने हैं, बाकी गुड्स को शेल्फ वाली प्लेस से बैक ऑफिस तक लेके जाना। तो ये सब इन्वेंट्री हैंडलिंग का प्रोसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक रीज़न फॉर कीपिंग और मेंटेनिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को क्यों मेंटेन करके रखा जाता है, क्या बेसिक रीज़न है, तो वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर फर्स्ट रीज़न, इसमें 3 बेसिक रीज़न इसमें डिस्कस करेंगे मैं बेसिकली। फर्स्ट है टाइम। द टाइम लैग्स प्रेजेंट इन द सप्लाई चेन फ्रॉम सप्लायर टू यूज़ एट एवरी स्टेज requires that you maintain certain amount of inventory to use in this lead time. However, in practice, inventory is to be maintained for consuming during variation in lead time. Lead time itself can be addressed in ordering that day many days in advance, ठीक है। टाइम बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मैंने आपको करा रीऑर्डर लेवल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कब आपकी इन्वेंट्री ख़त्म होने वाली है और कब आपने इन्वेंट्री को राइट टाइम पे ऑर्डर करना है, ठीक है। तो टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेंट्री को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखने में। तो उसमें आपका रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, ठीक है, मिनिमम लेवल आएगा कि मिनिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर टाइम आपको अवेयर होने चाहिए आपकी इन्वेंट्री के बारे में। सेकेंड है अनसर्टेनिटी। इन्वेंट्रीज आर मेंटेन एज बफर टू मीट अनसर्टेनिटी इन डिमांड, सप्लाई एंड मूवमेंट ऑफ गुड। अनसर्टेनिटी मतलब कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, जैसे लॉकडाउन का टाइम पे अगर मेरे पास एक्सेस स्टॉक था स्टोर में, इसलिए मैं स्टोर को रन कर पाया अच्छे तरीके से। अगर मेरे पास एक्सेस स्टॉक नहीं होता तो अनसर्टेन जो सिचुएशन क्रिएट हुई, लॉकडाउन लगा एकदम से, अगर मेरे पास उस टाइम पे एक्सेस स्टॉक नहीं होता तो मैं उसे गुड्स को सेल नहीं कर पाता और मुझे लॉस होता, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आइडियल कंडीशन ऑफ 1 यूनिट at a time at a place where a user needs it when he needs his principal needs. So bulk buying, movement and storing brings in cost effectiveness, thus inventory is needed, ठीक है। वो कह रहा है बल्क बाइंग, इकट्ठे गुड्स को बाय करना। अगर आप हमेशा आपने देखा होगा कि होलसेल और रिटेल दो अलग अलग टर्म्स क्यों यूज़ करती है। रिटेल में थोड़ी क्वांटिटी में गुड्स बाय करते हो तो आपको कॉस्टली पड़ता है, और होलसेल में जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स बाय करते हो आपको वो कम कॉस्टली पड़ता है। तो जो शॉपकीपर है वो हमेशा कोशिश करता है कि ज़्यादा गुड्स को ऑर्डर करके रखे अपने पास,
ठीक है, ताकि वो उसे इजीली सेल कर सके और थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो, उसे गुड्स थोड़ा सस्ता मिले और उसका मार्जिन जो है, प्रॉफिट का मार्जिन वो थोड़ा इंक्रीज हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो इजीली मेंटेन कर सकते हैं इन्वेंट्री को। तो यही बेसिकली थ्री थे: टाइम, अनसर्टेनिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड्स कौन कौन से हैं? ये एक बेसिक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फाइनल एग्जाम में भी आएगा पक्का। इन्वेंट्री कंट्रोल्स के मेथड्स, फर्स्ट है पॉइंट ऑफ सेल मेथड। टॉप रिटेलर में यूज़ द पॉइंट ऑफ सेल मेथड टू कंट्रोल इन्वेंट्री आइटम्स if the retail store has frequent sales or daily traffic in the inventory. The POS method involved updating the inventory each time an item is removed, the purpose of making a sale. पॉइंट ऑफ सेल मेथड मतलब आप जो भी गुड्स बाय कर रहे हो, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पोज मशीन है जी इंटरनेट के थ्रू लिंक्ड होती है। इंटरनेट के थ्रू जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो इमीडिएट बेसिस पे अपडेट हो रहा है पोज मशीन में, वो आपके स्टॉक से आउट होता जा रहा है गुड्स। ठीक है, तो पोज मशीन आपको एक्चुअल डिटेल बताते हैं कि एक्चुअली आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल मेथड, पोज मशीन की मदद से मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास एक्चुअली में कितना स्टॉक अवेलेबल है, उसको कंपैरिजन कर सकता हूँ जो एक्चुअली में मेरे पास स्टोर अवेलेबल है। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल का डाटा और एक्चुअल स्टोर गुड्स की क्वांटिटी को मैं मैच करके चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास इन्वेंट्री में कोई वेरिएंस तो नहीं आ रहा। सेकंड है परपेचुअल मेथड। Perpetual method basically to track daily traffic in the inventory. This method involves creating inventory records at the end of each business day to ensure that the amount of product sales match the available items in the inventory. परपेचुअल मेथड का मतलब है कि आपने एक रिकॉर्ड्स बना लेना कि पूरे दिन में जितनी सेल हुई उसको एक आप रिटर्न ऑन करोगे। सपोज लक्स थे, लक्स के 10 पैकेट मेरे पास स्टॉक में पड़े थे, पूरे दिन में 3 पीस सेल हो गए, तो मैं नोट डाउन करूँगा 3 पीस सेल हो गए और लेफ्ट मेरे पास 7 पीस बचे। वो 7 पीस मैं अपने एसोसिएट को बोलूँगा कि सेक्शन में जाओ चेक कर कि 7 पीस अवेलेबल है या नहीं है। ये परपेचुअल मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है पीरियोडिक मेथड। पीरियोडिक मेथड बेसिकली बच्चों होता है, द पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड इज लेस अग्रेसिव एज इट डज नॉट रिक्वायर डेली मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेंट्री ट्रैफिक एंड फिगर्स। टॉप रिटेलर में यूज दिस मेथड टू कैलकुलेट हाउ मच they have earned by comparing sales to inventory record at the end of fiscal period. पीरियोडिक मेथड बेसिकली क्वार्टरली, ठीक है, या सेमी क्वार्टरली परफॉर्म किया जाता है। सपोज 6 मंथ के बाद में मैंने इन्वेंट्री प्रॉपर्ली चेक कर ली, ठीक है, सेल्स के साथ में इन्वेंट्री रिकॉर्ड को कंपेयर करके देख लिया कि मुझे कितनी मेरी इन्वेंट्री शॉर्ट हो रही है या कितनी इन्वेंट्री एक्सेस हो रही है, तो वो सब पीरियोडिक होता है। बेसिकली परपेचुअल मेथड डेली बेसिस पे ही परफॉर्म होता है और जो पीरियोडिक मेथड है ये क्वार्टरली या सेमी क्वार्टरली परफॉर्म होता है। ठीक है, पर मेजर दोनों के सेम है। तो पीरियोडिक मेथड तो बेसिकली ये है। और लास्ट मेरा आता है फूड इन्वेंट्री कंट्रोल। फूड इन्वेंट्री को किस तरह कंट्रोल करके रख सकते हो? यू कैन कंट्रोल योर फूड इन्वेंट्री बाय इंस्टॉलिंग अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड मॉनिटरिंग प्रोसीजर। फॉलो योर इन्वेंट्री फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट द फूड अराइव एट योर डोर अंटिल इट फाइनली मीट्स इट्स टेस्टी एंड। फूड इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि फूड जो है वो डीएसडी आइटम है। डीएसडी आइटम मतलब डेली यूज़ वाली आइटम जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती है। तो फूड इन्वेंट्री को बेसिकली हम जैसे ही वो इन्वेंट्री मेरे स्टॉक पे आ रही है, जब गुड्स जो मेरा वेंडर है वो मुझे फूड, ठीक है, वेजिटेबल, सपोज वेजिटेबल है, वेजिटेबल मुझे सप्लाई करने आ रहा है, तो उसी टाइम मैं काउंट करूँगा, चेक करूँगा कि इन्वेंट्री मेरे पास प्रॉपर्ली है। इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली वेट मेजर करके ही मैं रिसीव करूँगा और जो शॉर्ट होंगे एट टाइम उसे लिखवाऊँगा। फिर हर 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद मैं इन्वेंट्री चेक करता रहूँगा। तो इस तरह मैं फूड इन्वेंट्री को रेगुलरली यूटिलाइज, क्योंकि मुझे पता है वो 1-2 दिन में एक्सपायर हो जाएगी, तो मुझे जल्दी से जल्दी उसे सेल करनी पड़ेगी। तो ये होती है फूड इन्वेंट्री। ये कुछ मेथड से जो बेसिक बहुत सिंपल है, अगर आप सिंपल टर्म्स में लर्न आउट करोगे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ SKU, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। SKU मैंने पहले भी आपको बताया, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, क्या होती है स्टॉक कीपिंग यूनिट, क्या इसके एग्जांपल हैं, फर्दर स्लाइड में हम डिस्कस कर लेते हैं क्या इसकी डेफिनेशन दे रखी है।
स्टॉक कीपिंग यूनिट. It is a unique identifier for each distinct product and service that can be purchased. ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर है. स्टॉक कीपिंग यूनिट SKU हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है, जो उसकी स्पेशलाइजेशन होती है, जो उसके बारे में बताता है. एग्जांपल दे रखी है, वो हम रीड आउट कर लेते हैं. इफ़ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज़ अ MRP of 10 rupees and there is a revision in price, say the price now becomes 15. ठीक है, किसी की 10 रुपये प्राइस सीगी और उस प्राइस रिवाइज हुआ और बाद में वो 15 रुपीज़ होगी. देन 10 रुपीज़ एंड 15 रुपीज़ विल हैव टू बी स्टॉक्ड सेपरेटली एंड बिल सेपरेट, सो दे बिकम टू डिफरेंट SKUs. ठीक है, तो जो मेरी पोज मशीन है वो मुझे दो अमाउंट शो करेगी, एक 10 रुपीज़ और एक 15 रुपीज़. तो ये दोनों जो है डिफरेंट SKU होगी, स्टॉक कीपिंग यूनिट होगी. मुझे 10 रुपीज़ वाले अलग रखने पड़ेंगे, 15 वाले अलग रखने पड़ेंगे. तो यही बेसिकली SKU होता है. SKU कैन बी प्रिंटेड इनटू अ बार कोड एंड प्लेस्ड ऑन अ प्रोडक्ट. ठीक है, SKU जो है वो बार कोड की तरह ही प्रिंटेड हो जाते हैं और प्रोडक्ट के प्लेस में मैं प्लेस कर सकता हूँ, और उस प्रोडक्ट की जगह भी मैं SKU को, सपोज जैसे प्राइस रिवाइज हो गई कि अभी 10 रुपीज़ वाली चीज़ थी, उसका प्राइस 15 रुपीज़ हो गया, तो मैं वो प्रोडक्ट के बार कोड स्कैन करने के बजाय SKU स्कैन कर सकता हूँ. द सिस्टम रिकॉग्नाइज द प्राइस एंड प्रिपेयर द सेल फॉर दैट प्राइस. तो उसको उसके प्राइस पे सेल को डन कर देगा मेरा सिस्टम. तो यही बेसिकली SKU होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट. बेसिकली बार कोड को भी आप कह सकते हो कि बार कोड ही मेरा SKU है, जो हर स्टॉक को उसकी स्पेशलाइजेशन बताता है कि हर बार कोड एक दूसरे से अलग है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्टॉक आउट. स्टॉक आउट क्या है? स्टॉक आउट मतलब मीन्स रनिंग आउट ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ एन SKU. मतलब कोई भी स्टॉक, ठीक है, कोई भी गुड्स है वो मेरे स्टोर में ख़त्म हो चुका है, उसको मैं स्टॉक आउट कह सकता हूँ. जैसे मेरे पास गुड डे के बिस्किट हैं, ठीक है, गुड डे के 10 रुपीज़ वाले बिस्किट मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, स्टॉक से ख़त्म ही हो गए हैं बिल्कुल ही, मेरे पास स्टोर में सिंगल पीस भी नहीं अवेलेबल, तो मैं उसको कह सकता हूँ कि ये स्टॉक आउट है. ठीक है, स्टॉक आउट मतलब स्टोर में ख़त्म, फिनिश हो चुका है प्रोडक्ट, अवेलेबल ही नहीं है, उस टाइम को स्टॉक आउट कहा जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ न्यू ओल्ड स्टॉक. न्यू ओल्ड स्टॉक क्या होता है? न्यू ओल्ड स्टॉक को बेसिकली NOS भी कहा जाता है. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको NOS भी पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना. NOS का मतलब है न्यू ओल्ड स्टॉक. इट इज़ अ टर्म यूज्ड इन बिजनेस टू रेफर टू मर्चेंडाइज being offered for sale that was manufactured long ago but that has never been used. ठीक है, न्यू ओल्ड स्टॉक मतलब कोई भी मर्चेंडाइज, कोई भी गुड्स जो सेल के लिए ऑफर किए गए थे, ठीक है, जो सेल के लिए रखे गए थे बट जो बहुत पहले मैन्युफैक्चर हुए हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी पहले हुई है लेकिन कभी यूज़ नहीं हुई. मैन्युफैक्चरिंग में पुरानी है, यूज़ नहीं हुई, पर सेल के लिए रखे गए हैं, वो सब न्यू ओल्ड. ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आजकल इतना यूज़ नहीं होता. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है व्हाट इज़ लीफो एंड फीफो. लीफो, LIFO लीफो एंड FIFO फीफो क्या होता है? लीफो एंड फीफो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट. लीफो मतलब लास्ट इन, गुड्स सबसे बाद में आए थे स्टोर में बट सबसे पहले चले गए, फर्स्ट आउट. फीफो फर्स्ट, सब पहले आए थे, पहले ही चले गए. ठीक है, फीफो में क्या करते हैं हम, अब सपोज कोई गुड्स, ठीक है, आपके स्टोर में आए हैं. अब जो गुड्स मेरे पास पहले आए हैं, ऑब्वियसली बात है मैं देखूंगा कि जो गुड्स पहले मैन्युफैक्चरिंग हुई है वही पहले एक्सपायर होंगी. तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है कि जो गुड्स पहले आए हैं वो सेल भी पहले ही होने चाहिए. क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपायरी पहले होगी. ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ होता है स्टोर्स में कि जो चीज़ फर्स्ट आई है वो पहले ही सेल हो. और सेकंड कॉन्सेप्ट होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, हम एक्सपायरी डेट चेक करते हैं. कई बार क्या होता है, जो गुड्स लास्ट में आ रहे हैं वो पहले वाले गुड्स से पहले एक्सपायर होने वाले होते हैं.
ठीक है, जो गुड्स पहले आए थे उनसे पहले एक्सपायर होने वाले होते हैं, तो वहाँ पे मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ करता हूँ कि जो गुड्स लास्ट में आए थे वो पहले जाएंगे। बोथ टर्म्स आर यूज इन अ वाइड वैरायटी ऑफ सिचुएशन टू डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच समथिंग विल बी हैंडल्ड। ठीक है, दोनों केस को प्रॉपरली चेक करना पड़ता है मुझे जब भी मैं इन्वेंट्री को हैंडल करता होता हूँ। ये दोनों केस अगर प्रॉपरली आप लीफो और फीफो को मेंटेन कर रहे हो स्टोर में, तो आपका स्टोर में कभी भी कोई भी गुड्स एक्सपायर नहीं हो सकता और कभी भी आपको स्टोर में नुकसान या लॉस नहीं होगा। A company that operates on the FIFO principle has a policy to displaying and selling old stock before selling newly acquired stock। ठीक है, फीफो में बेसिकली यही देखा जाता है कि ओल्ड स्टॉक को पहले सेल किया जाता है न्यूली स्टॉक के कंपैरिजन, क्योंकि वो मानते हैं कि ओल्ड स्टॉक की एक्सपायरी पहले ही होगी। सच पॉलिसी मेक सेंस व्हेन अ बिजनेस सेल फ्रेश फूड और आइटम दैट मे गो आउट ऑफ फैशन। ठीक है, ताकि ये बेसिकली यूज़ वहीं पर होता है, ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह हो गए, यहाँ पे फ्रेश फूड वगैरह सेल होते हैं कि जो फ्रेश फूड है उसमें जो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सी बात है पहले आया वो पहले ही सेल हो गया। जैसे वेजिटेबल, जो वेजिटेबल पहले खरीदी है मैंने वही मैं पहले बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वो ख़राब होना होनी शुरू हो जाए। ठीक है, जो गुड्स बाद में मैंने वेजिटेबल बाद में लिया वो मैं बाद में बना सकूँ, मुझे पता है वो वेस्टेज नहीं होगी। तो लीफो एंड फीफो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ये एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में ज़्यादा चांसेस आने के लिए। बाकी सेकंड और थर्ड सेशन है इस यूनिट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन हिंदी में भी मैं ट्राई कर रहा हूँ बनाने के लिए, वो भी नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ में मैं ऐड ऑन कर दूँगा। ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं समझ लगे तो वो हिंदी में एक बार रीड आउट कर लेना, वहाँ से आपको थोड़ा बहुत क्लियर आउट हो जाएगा।